What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है हमारे सामने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि प्रेसिडेंट जो होता है वो टाइम टू टाइम समन करते रहता है, यानी कि बुलाते रहता है पार्लियामेंट के सेशन को मीट करने के लिए। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि यहाँ पर जो गैप है दोनों सेशन के बीच में वो मोर देन 6 मंथ यहाँ पर हो सकता है। तीसरा बोला गया कि पार्लियामेंट एटलीस्ट 3 बार यहाँ पर मिलना है पार्लियामेंट को, साल में एक बार। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया ओनली 3, डी में बोला गया ओनली 1। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ए बी सी एफ डी। सही स्टेटमेंट है यहाँ पर इसके डी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि हाँ प्रेसिडेंट यहाँ पर बुलाता है, कि हाँ समन करता है कि सेशन का समय समय पर सेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट का। पर लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। ये मोर देन 6 मंथ बोला गया, नहीं लेस देन 6 मंथ है यहाँ पर, यानी कि 12 महीने होते हैं तो लेस देन 6 मंथ रहेगा। तो साल में मिनिमम 2 बार यहाँ पर इसका मिलना रहता है, तो साल में एटलीस्ट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं होता यहाँ पर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर समझ लेते हैं। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। एक होता है बजटरी सेशन जो कि फरवरी से लेकर मई तक होता है। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, ये कब से होता है? जुलाई से सितंबर तक। तीसरा होता है विंटर सेशन, कब से कब तक होता है? ये होता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। तो इस तरीके से 3 सेशन होते हैं। कोई आप लोगों से पूछे सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है और सबसे छोटा? सबसे बड़ा होता है यहाँ पर बजट और सबसे छोटा होता है यहाँ पर विंटर सेशन। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पर हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पर हो गया नवंबर, दिसंबर। ये 4 महीने, ये 3 महीने, ये 2 महीने। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में जो आप लोग कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा भी यहां पर यूज करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट आप लोग यहां पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि यहां पर मैक्सिमम जो गैप होगा 2 सेशन के बीच में वो मोर देन 6 मंथ हो सकता है। अगर यहां पर मोर देन 6 मंथ यहां पर हो सकता है तो एटलीस्ट 3 कैसे मिलेंगे? ये तो और कमी होना चाहिए ना, तो यहां तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से मिलना। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट में हो गई। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको अंडरस्टैंड क्वेश्चन को कर सकते थे, यानी कि कॉमन सेंस भी आसानी से यूज किया जा सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अलग अलग फाइंड करने के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग खुला कर अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आराम से और भी क्वेश्चन के अच्छे से आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो याद रखिएगा मोर देन 6 मंथ नहीं होना है, इसी के चलते कम से कम साल में 2 बार मिल पाएंगे। अगर 6 भी कम से कम अगर सेशन रखेंगे 6 महीने के तो भी साल में 2 बार मिलेंगे। पर लेकिन नॉर्मली आप लोगों को 3 सेशन यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, ये बात की जा रही है गोल्ड ईटीएफ के बारे में। तो बोला जा रहा है ये बेसिकली है क्या, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है? पहला बोला गया डिबेंचर है, दूसरा बोला गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तीसरा बोला गया म्यूचुअल फंड है, और चौथा बोला गया कमर्शियल पेपर है। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका ये म्यूचुअल फंड है, एक तरीका जो पेपर गोल्ड यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी कि एक तरीके से पेपर रहता है गोल्ड की फॉर्म में जिसके ऊपर जो वैल्यू रहती है वो इक्विवेलेंट टू गोल्ड रहती है। यानी कि जो आप लोगों को फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर रहेगा और उस पर एक तरीके से गोल्ड के बेस ही वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि जैसा गोल्ड है ये समझ सकते हैं आप लोग कि ये पेपर एक गोल्ड का टुकड़ा है, तो उस तरीके से यहाँ पर इसको ये अलाउ किया गया है। ये बेसिकली फंडे इसलिए होते हैं देखिए ताकि कंट्री में जो है किसी भी तरीके से जो गोल्ड का इंपोर्ट है उसको कम किया जा सके। तो आंसर सी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बात की जा रही है गवर्नमेंट के बारे में, किस तरीके गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट होती है यूनियन गवर्नमेंट के, पहली स्टेटमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी जो लेती है वो यूनियन गवर्नमेंट से अपनी अथॉरिटी लेती है बेसिकली।
करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। तो इनकरेक्ट कौन सी यहाँ पर? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट है यहाँ पर ये सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी, नहीं, संविधान के अंडर काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, क्योंकि संविधान से ही स्टेट गवर्नमेंट भी पावर लेती है। थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। पहली तो बात तो ये होगी कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट द एजेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपना आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं फेडरल सिस्टम, यानी कि संघवाद का ढांचा। तो संघवाद का ढांचा फॉलो किया जाता है हमारी कंट्री में, ताकि एक फेडरल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके। और स्टेट गवर्नमेंट इस फेडरल सिस्टम का एक काफी इंपॉर्टेंट अंग या पार्ट आप लोग बोल सकते हैं। नीति आयोग जो बनाया गया हमारी कंट्री में, वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर बनाया जाता है, ताकि हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम को हम लोग फॉलो कर सकें। तो बेसिक फंडा उसका यही रहता है कि हमारी कंट्री में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, कि किस तरीके से इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, वो भी फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, यहाँ गवर्नमेंट होगी सेंट्रल, ये स्टेट गवर्नमेंट होगी। डिवीजन में बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक साइड में ब्लॉक और विलेज नजर आएंगे, एक साइड में आप लोगों को म्युनिसिपैलिटी नजर आएंगी, जो कि 3 लेवल पर डिवाइड होती हैं। और वार्ड्स आप लोग देखते हैं जिनके इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो हर एक लेवल पर अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, प्योर सिस्टम है। यहाँ पर कोई सा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि सारी जो अपनी पावर लेते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान से पावर लेते हैं। ये अलग बात है कि सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है स्टेट से, वो आप लोग अलग बात बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आंसर सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर ऑफ लोअर हाउस होता है। ठीक है, इन हिज कैपेसिटी ये एंजॉय करता है कौन सी पावर, ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया यहाँ पर कि यहाँ पर जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को विद रिगार्ड टू क्या समन करना है या प्रोरोगेट करना है सेशन, यानी कि एक तरीके से सेशन बुलाना है या क्या सलाह लेनी है उसके बारे में, ये सारी बातें यहाँ पर जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बताते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट बोला गया यहाँ पर कि इनके पास में ऑथोरिटी होती है एडजर्न करने के लिए लोअर हाउस को साइनेडाई। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इनके हाथ में पावर बोली गई है कि जो स्थगित किया जाता है यहाँ पर ये मरणोपरांत जो सेशन को, ये इसी के हाथ में पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ओनली 1 बोला गया ए में, ओनली 2 बोला गया बी में, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, एंड डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी सही आंसर है यहाँ पर इसका ए। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये पावर जो है ये हमारी कंट्री में लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके हाथ में होती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है प्रेसिडेंट को गाइड करने की एक तरीके से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारे काम किए जाते हैं। बेसिकली बैकग्राउंड में काम करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा मानी जाती है। प्रेसिडेंट को कई बार रबर स्टैंप भी बोला जाता है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो आंसर ए है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर आइकॉन मिशन के बारे में। तो इस मिशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है कि ये जो आइकॉन मिशन है ये स्टडी करने के लिए अर्थ मीजोस्फीयर को स्टडी करने के लिए यहाँ पर ये मिशन है। दूसरा बोला गया यहाँ पर आइकॉन मिशन जो है वो 39 सक्सेसफुल मिशन है यहाँ पर बेसिकली। और ये जो मिशन है यहाँ पर ये जो छोड़ा गया रॉकेट का नेम बोला गया पेगासस। ठीक है, तो ये रॉकेट का नेम है जिसके थ्रू इसको छोड़ा गया है। मिशन ऑपरेट किया जा रहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? तो जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पर ये है सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये मीजोस्फीयर के लिए नहीं है, यहाँ पर ये आयनोस्फीयर के लिए है। तो अर्थ का जो आयनोस्फीयर होता है उसके लिए है ये मिशन, ना कि मीजोस्फीयर के लिए है। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जान लेते हैं क्या क्या यहाँ पर अर्थ के जो बेसिकली एटमॉस्फेयर में कौन कौन से यहाँ पर स्फीयर होते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर होता है जो कि लगभग यहाँ पर 7.5 के करीब लगभग आप लोग बोल सकते हैं किलोमीटर तक होता है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर आप लोग बोल सकते हैं 50 किलोमीटर, मीजोस्फीयर बोल सकते हैं 80 किलोमीटर। फिर होता है थर्मोस्फीयर, इसको बोल सकते हैं 500 किलोमीटर के करीब। और फिर होता है यहाँ पर ये आप लोग जाएंगे जब एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो ये लगभग 1000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक का इसको माना जाता है। ये जो यहाँ पर एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर होता है इसको मिलाकर आयनोस्फीयर बोलते हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए बेसिकली आप लोग का जो मिशन है यहाँ पर, जिसका अभी हमने बात करी यहाँ पर, जिसको बोला गया आइकॉन। ठीक है, तो जो आइकॉन है इसको बोला जा रहा है आयनोस्फीयर कनेक्शन एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो एक्सप्लोरर, तो यानी कि एक तरीके से जो आयनोस्फीयर है उसको एक्सप्लोर करेगा, उसके नाम पर इसका नाम ये रखा गया है। आखिर प्रोजेक्ट किस कंट्री का है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट है यहाँ पर नासा का। तो जो नासा किसकी एजेंसी है? ये यूएसए की एजेंसी है, जिसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यहाँ पर नासा का मिशन है जो कि आयनोस्फीयर के बारे में बात कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ में ओजोन लेयर कई बार पूछा जाता है कौन सी लेयर में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बनता है कि हाँ ओजोन लेयर कौन से में पाई जाती है। और 39th यहाँ पर सक्सेसफुल मिशन है यहाँ पर ये, और मिशन ऑपरेट किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा। तो ये बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों से आयनोस्फीयर के बारे में पूछा गया है, तो देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर सही हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। बोला गया ये एक लेयर है जिसमें जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स और आयोनाइज्ड आइटम आप लोगों को यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे, और जो इसका स्ट्रेच है ये 48 किलोमीटर ओवरलैप आप लोगों को नजर आएगी मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि हिंड्रेंस है, इनकी रुकावट है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये रेडियो कम्युनिकेशन जब होता है उसमें हिंड्रेंस नहीं, उसकी हेल्प करता है ताकि रेडियो कम्युनिकेशन और ज्यादा बेटर तरीके से हो सके। यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है पॉसिबल वो आयनोस्फीयर की वजह से ही होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, आंसर इसका ए हो गया। एक बार आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, तब आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जैसे आयनोस्फीयर की हम लोगों ने बात की, तो ये जो ये है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर आप लोग लाइन खींच देंगे कि यहाँ से बिल्कुल नीचे ये होगी या फिर ऊपर ये होगी। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए खेत है, ठीक है, तो खेत में आप लोग पानी भरते हैं, तो जैसे आप लोगों ने पानी भर दिया तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पानी जो है हल्का हल्का सा रिसा रिसा सा दूसरी साइड पे आप लोगों को नजर आएगा कि हाँ यहाँ तक भी गीला हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लेयर जो होती है वो ओवरलैप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सोस्फीयर और जो थर्मोस्फीयर है ये बेसिकली कम्युनिकेशन मीडियम के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करता है, और हर एक लेयर में आप लोगों को ओवरलैप नजर आएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों का कौन सा हो गया यहाँ पर? ये तो आंसर जो हो गया आप लोगों का सही ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर गलत है यहाँ पर, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है कन्याश्री स्कीम के बारे में, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि कन्याश्री एक स्कीम है जो यहाँ पर कंडीशन बेसिकली रखती है कैश ट्रांसफर के लिए उन लड़कियों के अकाउंट में, खासकर जो स्कूल में जाती हैं, और ताकि उनकी जो मैरिज है 18 साल तक यहाँ पर उसको पोस्टपोन किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर ये स्कीम काफी बड़ा रोल प्ले करती है ताकि चाइल्ड मैरिज न हो सके। ये जो स्कीम है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से नवाजा गया इस स्कीम को लास्ट ईयर। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि उड़ीसा के द्वारा यहाँ पर ये कन्याश्री यूनिवर्सिटी, इन कन्याश्री कॉलेज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा सेटअप किया गया है ताकि यहाँ पर इंपावर किया जा सके गर्ल्स को। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका ए। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैश ट्रांसफर किया जाता है ताकि पोस्टपोन किया जा सके शादी को 18 साल तक की लड़कियों के लिए, और ये यूएन पब्लिक सर्विस कमीशन का अवार्ड भी इसको लास्ट ईयर दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। लेकिन ये जो बोला गया यहाँ पर उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में ये स्कीम नहीं है यहाँ पर, ये स्कीम है वेस्ट बंगाल के बारे में, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल के बारे में स्कीम है, ना कि उड़ीसा के बारे में स्कीम है। तो आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है मैनिफेस्टो के बारे में। तो जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जब यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात करता है तो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि हाँ हम लोग ये प्रोवाइड कराएंगे सर्विस, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पर जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है यहाँ पर वो नॉट लीगली बाइंडेड, यानी कि वो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, और यहाँ पर ये बात दोहराई भी गई है 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो डेट है यहाँ पर वो फिक्स की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कि किस दिन इसको पब्लिश किया जाना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया 1 एंड 2, एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही, यहाँ पर ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता है, और सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कोई फिक्स नहीं किया जाता है। सब पार्टी अलग अलग अपना प्रस्तुत यहाँ पर डॉक्यूमेंट करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर डेट कोई फिक्स की जाती है। तो आंसर ए हो गया। अगर थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे तो सही बात यहां पर यह है कि हमारी कंट्री में कई बार सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुके हैं, जैसे एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इसी के साथ में यहां पर पी सीतास्वाम एंड रंजन गोगोई, ये भी एक केस यहां पर आप लोगों को देखने को मिला जिसकी यहां पर इस बेंच के द्वारा सुना गया। यहां पर यह बोला गया कि जो मैनिफेस्टो होता है उसमें कोई बोलता है लैपटॉप बांटेगा, कोई बोलता है साइकिल बांटेगा, कोई बोलता है फ्री में ये देगा किसानों को। तो ये जो लोक लुभावनवाद की नीति है ये इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट डालती है, और कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री में वोटर हैं उनको भी लुभाती है। तो ये गलत तरीका है, इसको रोका जाए यहाँ पर। तो उसके चलते यहाँ पर कई बार बात की जाती है कि इस तरीके से आप लोग इसको नहीं कर सकते, पर लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो यहाँ पर रूल और रेगुलेशन बनाना है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाना है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि उसके गले में किसी भी तरीके का फंदा डाला जाए, तो इसलिए वो इसको यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, और जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। वरना बार बार ये बोला जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट बनाए और उसको भी एक तरीके से स्टैट्यूटरी स्टेटस का जमा पहना जाए ताकि ऐसी हरकतें गवर्नमेंट न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। रिसेंटली अभी सीनियर इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर जिनका नाम है रमेश पांडे, उनको सेलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन के इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए।
जो कि यहाँ पर एशिया इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेंस अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एम स्टिप्स, ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है टाइगर जो इंटेंसिव प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल स्टेटस के लिए, और ये एक तरीके से जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड पेट्रोलिंग इनके द्वारा इंप्लीमेंट की गई बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर में, जो कि रिकमेंड की गई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका ए। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। गलत किसकी वजह से है? ये बोला गया यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क नहीं है, यहाँ पर बात की जा रही है दुधवा नेशनल पार्क के बारे में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है? ये है मध्य प्रदेश में, और दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, ना कि मध्य प्रदेश में, और ये अवार्ड दिया गया इनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। CEPC इसको बोला गया है। तो नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। बोला जा रहा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सेटअप किया गया था 1982 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में। ये ऑब्जेक्टिव जो है इसका, ये प्रमोट करने की बात करते हैं एक्सपोर्ट को, कारपेट जो होती है, ठीक है, तो जो एक तरीके से कारपेट नहीं होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। ऑल टाइप ऑफ जो हैंडमेड या फिर जिस भी तरीके से यहाँ पर नोटेड कारपेट होती हैं, वो सारी चीजें या फिर अलग तरीके जो भी प्रोडक्ट होते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव रहता है कि उनको प्रमोट किया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली 2, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1 and 3। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। तो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर इसकी सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये बोला गया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, यहाँ पर ये एक तरीके की एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं। सेटअप का काम किसके अंडर में कर रही है? एक तरीके से ये काम कर रही है मिलकर साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ में। और अभी रिसेंटली हमारी कंट्री को यहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक यहाँ पर दी गई है हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री के उसमें। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। तो इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंजॉय कर सकते हैं इसी तरीके से। और अगर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों के बाद छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।